इंडियन ट्री स्पीसीज में अभी तक अपने 2 वीडियो कवर हो चुके थे। पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने 5 स्पीसीज को कवर कर लिया था, जिसमें एक तो थी अपनी टीक और फिर 4 यहाँ से लेके कैजुराना तक, इन्हें हम लोग कवर कर चुके थे। नेक्स्ट अपने 2 वीडियो और बचते हैं, जिनमें एक तो जो अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं उन्हें देख लेंगे और एक में अपन जो कॉनिफर्स हैं उन्हें देख लेंगे। तो यहाँ तक जो अपने मोटे मोटे जो स्पीसीज देखनी थी वो हो जाएंगे। और एक्चुअल में यहाँ हमें समझना क्या है, हमें हर स्पीसीज का एक जो पैटर्न है, लिखने का जो पैटर्न है उसको ध्यान देना है। हमें हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है 36 स्पीसीज, या कई बार थोड़े बाहर से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो अराउंड 40 स्पीसीज मान लो, तो सभी को याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो एक अपना जो जुगाड़ वाला काम है उसी से काम करना है। तो यहाँ पर फिर वही है कि एक बार हम इन्हें समझते हैं और फिर डिस्कस कर लेंगे लास्ट में कि कैसे काम करना है। तो यहाँ पर अपनी एक तो सेंटिलम एल्बम है, मेलाइना है, अकेशिया निलोटिका और कटिचू, तो ये 4 स्पीसीज को इसमें कवर कर लेते हैं। यहाँ अपनी पहली स्पीसीज आती है जैसे सेंटिलम एल्बम या चंदन। अब चंदन के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 16 में क्वेश्चन आया था कि इसका पूरा पूछ लिया इन्होंने कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिनोलॉजी है, सिल्वीकल्चर, कैरेक्टर, आर्टिफिशियल रीजनरेशन कैसे करते हैं और यूजेज कैसे करते हैं। तो अब इन्होंने टीक का पूछा था और सेंटिलम एल्बम का पूछ लिया था, तो 10 मार्क में अपना चंदन का ये आ गया था। यह जैसे 18 में क्वेश्चन इन्होंने केवल उसकी जो रूट पैरासिटिज्म है चंदन का उसी पे पूछा है। तो यहाँ चंदन को एक टाइप से पूछने के पीछे कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम वो परफ्यूमरी इंडस्ट्री है, आजकल अपन जो तिलक वगैरह लगाते हैं उसमें यूज़ होता है, कन्फेक्शनरी है वहाँ पर भी यूज़ होता है, तो इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। और एक इसका बेस्ट कैरेक्टर जो है वो है इसका पैरासिटिज्म, पार्शियली रूट पैरासाइट होता है। ये कहीं आपको और देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी प्लांट में नहीं होता जो चंदन का होता है। और तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है ये सैड डिमांडर होता है। ये 3 कैरेक्टर चंदन के ऐसे हैं जिसकी वजह से इस स्पीसीज का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। हम लोग इन्हें आके एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है हमें। तो एक तो तरीका ये है कि आप कुछ ना लिख के यहाँ पर आप सीधा लिखेंगे सेंटिलम एल्बम चंदन, यहाँ पर फैमिली लिख देंगे सेंटिलेसीज की, और यहाँ पर आप सीधे डिस्ट्रीब्यूशन टैगलाइन करके आप डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे। पहले आप ये सारी इस टाइप की चीज़ें लिख सकते हैं और फिर इसके नीचे जैसे अपने क्लाइमेटिक रेनफॉल इस टाइप की चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि आपके नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप सीधा इस टाइप का लिख के और क्लाइमेटिक रेनफॉल ऐसे पैटर्न में एक टाइप से लिख दो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ना लिख करके ये टर्म यूज ना करें, आप यहाँ से सीधा स्टार्ट पॉइंट से एक टाइप से लिखना शुरू कर दें। यहाँ पर आप लिखेंगे तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ही कि जो चंदन है वो बेसिकली जो अपना पेनिनसुलर रीजन है उसी में ग्रो करता है, साउथ इंडिया में ग्रो करता है, पूरा महाराष्ट्र के जो नासिक वगैरह रीजन है यानी कि साउथ में ग्रो करता है। ये नेचुरल रीजन है। आर्टिफिशियली तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में भी लगा लेते हैं इसे, लेकिन नेचुरल रीजन जो है वो महाराष्ट्र से नीचे ही है। तो यहाँ पर जैसे बुक्स में लिखा जाता है कि नासिक के साउथ वर्ड होता है, और स्पेशली जो साउथ के 3 स्टेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है चंदन के लिए। वीरप्पन वगैरह का जो केस था चंदन तस्कर वो उसी रीजन में था। अब आपसे पूछा लिखना है इसमें जैसे कि क्लाइमेटिक रीजन क्या है, रेनफॉल है क्या है, तो उस रीजन की जो कॉमन सी है जो आप टीक में भी लिखोगे चंदन में भी वही चीज़ें आएंगी, क्योंकि क्लाइमेट इसके लिए कोई अलग से नहीं आ जाएगा। तो आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ना लिख करके सीधा यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे और फिर यहाँ पर पॉइंट डाल के क्लाइमेटिक रेनफॉल टेम्परेचर अल्टीट्यूड टोपोग्राफी और सॉइल वगैरह लिख दोगे। तो एक तो इस टाइप से, जिससे आपको अगर चंदन पर लिखना है तो आपको यहाँ उसकी जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसका काम आपने डिस्ट्रीब्यूशन से निपटा लिया, तो क्वेश्चन की एक शुरुआत अच्छी हो गई। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ सीधा लिख लोगे आप सेंटिलम एल्बम, फैमिली लिख लोगे सेंटिलेसी, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना चंदन, और यहाँ सीधा लिख दोगे आप डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक अच्छा तरीका है। मार्क्स लगभग दोनों में ही इक्वल ही जाते हैं, बस वो दिखने में अच्छा लगता है, ये थोड़ा लिखने में ऐसा सिंपल तरीका है तो लिखने में ये आसान जाता है। अब क्लाइमेट क्या है, साउथ इंडिया का ही लिखना है, ट्रॉपिकल ड्राई और मॉइस्ट
ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है ये डोमिनेंट है। मेनली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट डोमिनेंट है। रेनफॉल नॉर्मल है। टेम्परेचर ऑब्वियसली वही सेम रहेगी, आप यहाँ पर 45 डिग्री तक जा सकते हैं। अल्टीट्यूड ये जो है एवरेज 500 से 1000 मीटर अल्टीट्यूड है, ये कॉमन सा अल्टीट्यूड है जो भी पेनिनसुलर रीजन के प्लांट हैं। टोपोग्राफी आपको ऑब्वियसली मॉडरेट टोपोग्राफी या एंडुलेटिंग टोपोग्राफी लिखनी है, क्योंकि फॉरेस्ट प्लान में तो होते नहीं है, प्लान के साफ कर दी गई काफ़ी लंबे टाइम पहले ही, तो अभी सभी एंडुलेटिंग में ही है। मैन आती है सॉइल। आपको शायद पहले या सेकंड वीडियो में बताया गया था कि साउथ इंडिया में जो सॉइल है वो मेनली रेड सॉइल है। दूसरा जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ रीजन है जहाँ पर वो ब्लैक वाली सॉइल है, तो वहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल को भी आप उसमें यूज करिए। तो ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई, रेड सॉइल हो गई। कोस्टल एरिया की है तो कुछ जगह आपको सैलिनिटी या वाटर लॉग सॉइल भी मिल सकती है, स्पेशली जो अपने केरल के जो रीजन है, मालाबार रीजन के हैं, जो नीलगिरी से जुड़े हुए रीजन है, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाती है। ईस्टर्न कोस्ट वाले जो हैं अपने जो रिवर्स हैं उनके आसपास के जो रीजन है वहाँ पर, क्योंकि चंदन जो है हम जैसे नॉर्मल सी समझते हैं कि चंदन क्या है, ऐसा पेड़ है जो शीतलता देता है, यानी कि ठंडापन देता है, कोल्डनेस थोड़ी देता है। तो ये प्लांट ग्रो भी ऐसे रीजन में होता है जहाँ इसे मीन्स बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन ना हो। अब ऑब्वियसली साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो ये शेड रिक्वायर होती है, इसलिए इस प्लांट को बोलते हैं शेड डिमांडर। कम से कम इसे इनिशियल स्टेज में तो चाहिए ही चाहिए होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गई है। अब बात आती है फिनोलॉजी की। चंदन जो है वो एवरग्रीन ट्री है, इसे ध्यान रखें, इसमें कोई पतझड़ आप ना करवा दें। इसमें चंदन हमेशा हरा रहता है। वैसे अपने यहाँ कुछ कहावत है, लिपटे रहे भुजंग, ऐसा कुछ, मतलब जो स्नैक है वो चंदन से लिपटे रहते हैं। तो ये एवरग्रीन है। गर्मियों में भी आसपास के पेड़ झड़ जाते हैं लेकिन चंदन का नहीं झड़ता है, ये हमेशा हरा रहता है। तो इसका एक रिजल्ट ये भी होता है कि आसपास की जो वाइल्ड लाइफ है वो इसके नीचे शेल्टर ले लेती है। फ्लावरिंग कब होगी, ये मई जून के आसपास का है, क्योंकि ऑब्वियसली साउथ इंडिया में है। मई जून में इसकी फ्लावरिंग होगी। फ्रूटिंग आती है दिसंबर के आसपास। तो इसमें जब सीड जर्मिनेट होंगे तो वो अगले साइकिल में जर्मिनेट हो पाते हैं। लीफ फालता ऐसा कोई पर्टिकुलर पीरियड है नहीं, क्योंकि एवरग्रीन है तो साल भर इसमें नई पत्तियों का आना, पुरानी पत्तियों का गिरना लगा रहता है। अब इसकी फिनोलॉजी का जो एक कैरेक्टर था रूट पैरासिटिज्म, वहाँ आप देख सकते हो कि अगर ये अपना चंदन का पेड़ है तो यहाँ पर देखो इन्होंने जो प्लांटेशन की गई है वहाँ पर एक बीच बीच में एक दूसरी स्पीसीज लगाई गई है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो चंदन का पेड़ है इसे अपन फिनोलॉजी में ना लिख के इसे सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स में लिखेंगे। ये जो चंदन का पेड़ है इसके साथ दिक्कत ये है कि इसका देखो ऊपर के पार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से अच्छे से काम कर लेता है, फोटोसिंथेसिस जो करना है, लेकिन इसका जो रूट सिस्टम है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, वीक होता है। अब प्लांट को ज़मीन से 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो ज़मीन उसे स्टेबिलिटी देती है जिससे वो वहाँ पर खड़ा रह सके, दूसरा न्यूट्रिएंट चाहिए और तीसरा वाटर चाहिए। अब न्यूट्रिएंट और वाटर के मुद्दे पे जो चंदन की जो जड़ें हैं वो थोड़ी वीक होती है, उतनी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो फिर क्या करते हैं कि जो अपना पेड़ है, जहाँ तक शायद है मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये चंदन का पेड़ है या ये चंदन का पेड़ है, ये तो क्लियर नहीं है मुझे भी, बट इनमें एक चंदन है और दूसरा उसका सपोर्टिव है। मैं अगर काले वाले को चंदन ले लेता हूँ तो ये क्या करता है कि जैसे ये वाला जो पेड़ है, दूसरे को ले लेते हैं, तो ये वाला जो पेड़ है इसकी रूट्स होंगी। जैसे मैं यहाँ पर बना के कोशिश करता हूँ, यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर अपना एक मेन पेड़ है, ये रहा, और दूसरा ये अपना चंदन का पेड़ है, ये है सैंडल का पेड़, सैंडल। तो इसका क्या करेगा, इसकी जो रूट्स हैं वो इसकी रूट्स से होस्टोरिया, एक सेप सकिंग स्ट्रक्चर होती है, होस्टोरिया की मदद से इसकी जो रूट्स हैं उससे वाटर यानी कि H2O प्लस मिनरल्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, स्पेशली वाटर। तो ये जो होस्ट प्लांट है उसकी मदद से वाटर और मिनरल्स की जो है कमी जो थी उसे पूर्ति कर लेता है। तो सैंडल जो है सेमी रूट पैरासाइट क्यों बोला गया, क्योंकि कुछ तो इसकी खुद की भी रूट करती है और कुछ को ये वहाँ से ले लेता है। तो यहाँ पर रूट पैरासिटिज्म का एक मुद्दा आता है, ये क्या है, सेमी रूट पैरासाइट है। तो ये किसका कैरेक्टर है और ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। और इसके सिल्वीकल्चर कैरेक्टर में क्या हो सकता है, देखो एक तो सबसे पहले अपन लाइट वाला शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये शीतल वाला पेड़ है, ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो इसे ओवरहेड लाइट जो है बिल्कुल टॉप पे लाइट नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसे शेड चाहिए। तो इसे ऊपर से भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है और नीचे से भी सपोर्ट चाहिए होता है। फ्रॉस्ट की बात की जाए तो चंदन साउथ इंडिया में उगता है जहाँ कभी फ्रॉस्ट होती नहीं है, तो अब इसलिए फ्रॉस्ट के प्रति ससेप्टिबल होगा। कोपाइसिंग पावर, कोपाइसिंग बहुत अच्छी होती है इसमें, यानी कि अगर आप चंदन का पेड़ यहाँ काट दो तो कुछ ही टाइम बाद वहाँ से दूसरी कोपाइस जो है वो जर्मिनेट हो जाती है, यानी कि आराम से आपको एक बार के काटने के बाद दोबारा से पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोपाइसिंग से काम हो जाता है। रूट सकर भी काफ़ी अच्छे, देखो जिसमें कोपाइसिंग है वो रूट सकर को भी जनरली अच्छा होता ही है। अब बात आती है जैसे हीट का, तो ऊपर से ओवरहेड लाइट भी इसे नहीं चाहिए। दूसरा यहाँ पर अगर फायर की बात की जाए तो फायर मतलब हीट, तो ये आग को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो अगर कहीं फायर वाली कंडीशन आ रही है तो यहाँ एक्सट्रीमली टेंडर स्पीसीज है, फायर का इस पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। यही एक वजह है कि अगर आप देखोगे जैसे अपना डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो ये वाला जो रीजन है अपना सेंट्रल वाला, इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर चंदन के जो पेड़ है ऐसा नहीं कि नहीं है बट ये कम होते हैं। जबकि साउथ इंडिया वाला जो तमिलनाडु वाला रीजन है, जो वीरप्पन का मेन एरिया था, केरल कर्नाटक का ये वाला जो रीजन है, इसमें इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। रीजन क्या है कि यहाँ पर उतनी ड्राई कंडीशन नहीं है जैसे कि अपने ऊपर ये महाराष्ट्र और एमपी वाले रीजन में मिल जाती है। तो यहाँ फायर का भी दिक्कत है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा ड्राई वहाँ पर ज़्यादा फायर, तो ये फायर का एक इशू था इसके लिए, तो यहाँ पर कम होता है। जनरली ड्राउट जो है वो झेल लेता है थोड़ा बहुत। अब बात आती है एनिमल डैमेज का। अब क्योंकि गर्मियों में केवल यही हरा है, तो अपनी जो बकरियां हैं, ग्रेजिंग है, डोमेस्टिक एनिमल है, वो अक्सर आकर के इसे कंज्यूम कर जाते हैं। इंसान भी है, ये तो भाई कीमती है, मार्केट वैल्यू है, तो वीरप्पन वाला एग्जाम्पल है, तो ह्यूमन इंजरी का कोई मुद्दा ही नहीं है। नेक्स्ट आती है डिजीज़ की। इसमें एक बीमारी होती है सैंडल स्पाइक, एक माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा, उसकी वजह से इसमें सैंडल स्पाइक होती है। आगे की स्लाइड में देख लेंगे इसे कि क्या होता है माइकोप्लाज्मा, बट उसका अगर अपना इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, अपने एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। अपने लिए रूट पैरासिटिज में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, उससे देखेंगे। माइकोप्लाज्मा को तो एक हवा में देख लेंगे। तो अब इसमें इसका जो रूट पैरासिटिज्म वाला कैरेक्टर है उसे एक बार सही से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला ये शायद चंदन है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये इसके लिए होस्ट प्लांट है, ये है होस्ट इसके लिए, होस्ट। तो अब इसमें चलता कैसे है चीज़ें बताई दी गई है कि जैसे जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए कि ये हम लोग इसे चंदन की रूट मान लेते हैं और इसे होस्ट प्लांट की सेल, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मानना है, ये जो शो करने के लिए दिया गया, अदरवाइज ये फंजाई है और ये प्लांट है ओरिजिनल में। यहाँ चंदन की रूट ये है, तो ये यहाँ पर होस्टेरिया के थ्रू इसकी सेल जो है किसके, होस्टोरिया एक सकिंग स्ट्रक्चर होती है, उसके थ्रू से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया था, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ रूट पैरासिटिज्म एंड सैंडलवुड। तो आप यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप इसे आराम से पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। दूसरा इसका कैरेक्टर था सैंडल स्पाइक का। इसमें क्या होता है, स्पाइक का मतलब होता है झाड़ू। अब इसमें जैसे चंदन का ये पेड़ है, अब इसमें क्या है कि एक पत्ती है, अगर फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लें ये अपना मेन डंठल है, एक पत्ती जो है वो यहाँ निकली है, दूसरी नोड पे यहाँ निकलेगी, तीसरी यहाँ पर निकलेगी। ये जो एमएलओ है, जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा, ये क्या करता है कि ये जो इंटरनोड है इसको ख़त्म कर देता है। तो ये पत्तियाँ जो हैं वो लगभग इनकी जो नोड थी, जैसे एक नोड ये है, दूसरी नोड ये है, तीसरी नोड ये है, ये नोड जो है वो बिल्कुल पास में होती है, इंटरनोड जो है वो ख़त्म सी हो जाती है। तो ये क्या है कि एकदम झाड़ू जैसी लगने लगेगी आपको। तो यहाँ पर जैसे माइकोप्लाज्मा है, ये इंटरनोड डिस्टेंस ख़त्म होने की वजह से इस टाइप से झाड़ू जैसी ब्रूम शेप की स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं सैंडल स्पाइक डिजीज। तो यहाँ पर अपना सैंडलवुड का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अब देखेंगे इसके नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजनरेशन और यूजेज। तो देखो नेचुरल रीजनरेशन तो सीधा सा है, कोपाइसिंग पावर है तो रूट सकर होगा और एक सीड उसका नेचुरल तरीका है। तो दो तो एक है, सीड और रूट सकर, क्योंकि अपने यहाँ का प्लांट है तो आराम से ग्रो करता है। अब अगर आप आर्टिफिशियली करेंगे तो क्योंकि कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका, तो एक तो सीड और रूट सकर तो अपने पास सीधा सीधा बचा है, तो सीड सोविंग एक तरीका हो गया, रूट सकर दूसरा हो गया। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, इसमें स्टम्प प्लांटिंग भी करते हैं।
ठीक है। तीसरा है स्टैम्प प्लांटिंग, फिर कभी बार जब नहीं होता है तो इसमें रूट सकर होते हैं, तो रूट सकर को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, रूट सकर को यूज कर सकते हैं, तो हम वहाँ रूट के पीस लगा दिए, रूट सकर की तरह वो जर्मिनेट कर जाते हैं। और एयर लेयरिंग, पांचवा तरीका हम लोग एयर लेयरिंग भी कर लेते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी काम किया जा सके, मतलब पॉपुलेशन जल्दी से बढ़ाई जा सके, जिससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अब देखते हैं इसके यूजेज का। यूजेज में क्या है, मेन तो यह है चंदन की जो हार्टवुड है वही यूज है। हार्टवुड मतलब जैसे टिम्बर का अगर एक लॉग है चंदन का, तो उसका जो सेंट्रल वाला जो रीजन होता है वो होती है उसकी हार्टवुड। तो जो हार्टवुड है उसी का यूज है मेनली। अब यूज कहाँ है, एक तो अपना चंदन है तिलक वगैरह लगाने में यूज करते हैं। दूसरा आजकल जैसे परफ्यूम है, जैसे ये अपना जो मंत्र है उस पर अवेलेबल है ये सैंडल, मीठी सैंडल के नाम से ये अत्र परफ्यूम है। अब ये 2500 का दे रहे हैं, कहने का मतलब 12 ml 2500 का। तो एक परफ्यूम आपको एग्जांपल में याद रहेगा कि हम इसका परफ्यूम भी बनाते हैं, इसका चंदन भी यूज करते हैं। अगर हमें हवन वगैरह करते हैं तो उसमें भी चंदन यूज होता है। या फिर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जैसे कि अपनी ये स्किन लोशन वगैरह आते हैं स्किन को साफ़ करने के लिक्विड, या एक अक्सर हम लोग वो अपनी जो डीडी पे देखते थे, दूरदर्शन पे विको टर्मरिक नॉन कॉस्मेटिक ऐसा जो एग्जाम वो आता था एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें भी है देखो सैंडलवुड। तो ये अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी सैंडल यूज़ होता है, रिलीजियस जो वर्क है उनमें भी है, और परफ्यूमरी है इसमें भी होता है। ये अपने यूज़ होगा। एक बात और, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, वुड साइंस टेक में जो वुड के यूज हैं उन्हें भी देख चुके हैं, और बहुत सारी जगह एग्जाम्पल भी आ चुके हैं, अपने सिल्वीकल्चर में पढ़े हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट मैंसुरेशन में इस टाइप से एग्जाम्पल अपने बिखरे हुए थे। अगर कोई ऐसी स्पीसीज आ जाती है जिसका आपको कुछ लिखने को बोला गया है और आपको सपोज कुछ नहीं आ रहा उसका, या आपने कुछ फेंक दिया है, अब आपको लिखना ही है, तो आप कम से कम एग्जाम्पल में आपने इधर उधर से जो पढ़ रखे वो उसके यूजेज वहाँ पर लिखे जा सकते हैं। छोड़ रहे हो उससे अच्छा है कम से कम यूजेज तो लिखे आपने उसके। और अगर कुछ भी यूज समझ में नहीं आता तो उसका जो टिम्बर जो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ है या फ्यूल वुड है, ये तो यूजुअली बन ही जाता है अपना। हालांकि जैसे चंदन है, आप इसको तो यूज जलाने में नहीं करेंगे, लेकिन जो अपने नॉर्थ इंडिया के जो प्लांट है उन्हें हम जनरली फ्यूल वुड में यूज कर लेते हैं। जैसे बबूल है, नीम नहीं करते ज़्यादातर, वो थोड़ा धुआं ज़्यादा देता है। बबूल है, खैर है, यूज कर लेते हैं अपन। अगली स्पीसीज आएगी अपना मेलाइना अर्बोरिया, इसे बोलते हैं सिवन साग या वाइट टीक। इसको पढ़ने की हमें एक टाइप से यहाँ पर हम शॉर्ट समरी में देखेंगे, लेकिन अगर आपने टीक को देख लिया तो ये बिल्कुल टीक की डिटो कॉपी है। इसे इसलिए सफ़ेद टीक बोलते हैं। मेजॉरिटी चीज़ें जो उसकी है वो ऑलमोस्ट टीक की जैसी ही है। फैमिली टीक की ही फैमिली है इसकी, जो वर्बनेसी है सेम फैमिली है। इसकी मेजॉरिटी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल टीक जैसी होंगी, बस लिप शेडिंग वगैरह फिनोलॉजी छोड़ दो, लेकिन वुड प्रॉपर्टी जो है ग्रोविंग रीजन है वो लगभग सेम है। और जहाँ जहाँ टीक ग्रो करता है उस पूरे रीजन में ये ग्रो करता है। साउथ ईस्ट एशिया में पूरा, इंडोनेशिया वालों की रिसर्च होती है इस पर। टीक भी वहाँ पूरा इंडोनेशिया, मलाया पेनिनसुला लेके अपने इंडिया में, म्यांमार में पूरे रीजन में ग्रो करता है। हाँ, एक बात और कि जब भी आप ऐसे स्पीसीज लिखें, जैसे चाहे चंदन हो या मेलाइना हो, कोई भी लिखें, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो उसका मैप ज़रूर बनाएं। जो कुछ मार्क मिलने हैं वो अपने मैप पे ही मिलने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अपनी आती है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी में वही है कि जनरली पत्तियां कब गिरती हैं, नई पत्तियां कब आती हैं, फ्रूट जो है वो कब पकता है इसका। तो फ्रूट देखो, पत्तियां जनरली सर्दियों के टाइम पे गिरती हैं, फिर अपनी नई पत्तियां आएंगी मार्च अप्रैल में, यानी कि इसकी गर्मियाँ हैं उस टाइम पे हरा रहेगा ये पेड़। ऐसा टीक में भी होता है। और मेन है फ्रूट राइपनिंग। इसके जो फ्रूट है वो अप्रैल से जुलाई के आसपास ये पक चुके होते हैं। और क्योंकि जुलाई में हम लोग जो फॉरेस्ट्री वाले हैं, इनका फाबे जो है, यानी कि एकेडमिक्स में एक रिसर्च वर्क रहता है बीएससी के फाइनल ईयर में, तो उस टाइम पे ये इसकी सीड को नर्सरी में प्रैक्टिस करते हैं ग्रो करने की। तो वो सीधे ये गर्मियों के टाइम पे कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर जैसे ही उनके स्कूल, ये जो अपने कॉलेज शुरू होते हैं, उस टाइम पे जब फाबे उनका शुरू होता है तो इसी को वो नर्सरी में कलेक्ट कर चुके हैं, उसी को ग्रो कर लेते हैं। तो ये आराम से जून जुलाई के आसपास, जुलाई में स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, उसी टाइम पर इनका काम हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें अपना सिल्वीकल्चर कैरेक्टर। तो अपने जो टीक के पढ़े हैं वही आ जाते हैं इसमें, पूरे वही सेम चलेंगे लगभग। नेचुरल रीजनरेशन जो था सीड और कोपाइस के थ्रू, टीक में भी था। बिल्कुल टीक में क्या है, सीड है,
कटिंग वगैरह है, कोपाइस और टिक में भी स्टंप है और इसमें भी स्टंप है, बिल्कुल चलेगा। यूजेज क्या है, वो कॉमन सी यूज है, क्योंकि इसलिए इसे ऐसी सफ़ेद टिक नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी प्रॉपर्टी जो है इसकी वो टिक जैसी चल रही हैं। तीसरी स्पीसीज आएगी अपनी अकेसिया निलोटका, बबूल। ये इम्पोर्टेंट है। अब बबूल के जो है, अब एक तो हमें देखना है ग्रोविंग रीजन। अब यहाँ पर देखो जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, इस टाइप के जो पेड़ हैं वो जनरली थोड़े सेमी एरिड कंडीशन वाले हैं, उसी हिसाब का इनका अडेप्टेशन है। बार्क भी इनकी मोटी होती है, यानी कि फायर रेजिस्टेंट होते हैं, फायर के हिसाब से इनका अडेप्टेशन है। ये इनकी पॉड रही और ये इनका फ्लावरिंग रही। ये रहे इनके कांटे। अब देख लेते हैं इसकी, इस पे क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक मॉडल क्वेश्चन से आसान चला जाएगा। जैसे क्वेश्चन आया था अपना इसी टाइप का कि डिस्ट्रीब्यूशन, फिनोलॉजी, सिल्वीकल्चर, कैरेक्टर, आर्टिफिशियल रीजनरेशन और यूज ऑफ। यहाँ पर अपना एक टीक और सैंडल पूछा गया था, मैंने उसे निलोटका और टीक कर दिया। यहाँ पर इस टाइप से समझ में आसान आ जाएगा कि बबूल जो है उस पर अपन को लिखना है। तो पहला तो आएगा अपना इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो आपने चंबल रीजन सुना है, टीक जो है, ये जो बबूल जो है अपना, वो जनरली वैसे तो पूरे इंडिया में ग्रो करता है, लेकिन ये अपना जो महाराष्ट्र रीजन से लेकर के ये पूरा नॉर्थ यूपी जो है, ब्लैक कॉटन सॉइल जितने में भी है पूरे में बबूल उगता है। यहाँ राजस्थान के सेमी एरिड जो रीजन है उसमें है, महाराष्ट्र एमपी पूरे इस रीजन में बहुत मस्त तरीके से ग्रो करता है। स्पेशली जो रेवाइंस वाले एरिया है, रेवाइंस का कहाँ है, जैसे वेस्टर्न घाट के कुछ रीजन है और अपना पूरा चंबल वाला जो रीजन है उसमें ये बहुत मस्त तरीके से ग्रो करता है। तो एक तो रेवाइंस वाला रीजन, दूसरा चंबल जो अपना ब्लैक कॉटन सॉइल। तो एक तो रेवाइन और दूसरा ब्लैक कॉटन सॉइल, इन दोनों रीजन में ये अच्छा खासा ग्रो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसका समझ में आ ही गया है। अब क्लाइमेट क्या है, जो नॉर्थ का है अपना जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस सब ट्रॉपिकल जो रीजन है, क्योंकि इधर यूपी में सब ट्रॉपिकल आ जाता है, तो ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में ही आराम से ग्रो करता है। रेनफॉल आप कुछ भी लिख लेना, लगभग आधा मीटर से लेकर के, क्योंकि सेमी एरिड का है तो आधा मीटर से लेकर के आप आराम से 1.5 मीटर तक, 150 सेंटीमीटर मतलब 1.6 मीटर, तो आराम से उसे आप 300-400 सेंटीमीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक आप आराम से रेनफॉल लिख लीजिए। टेम्परेचर अपना नॉर्थ वाला कॉमन है। सॉइल कौन सी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। एलुवियल जो चंबल के रेवाइंस है तो अपनी एलुवियल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल भी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, सारी सॉइल में उगते हैं। रेड है, ब्लैक है, एलुवियल है, जो थोड़ी डेजर्टिक टाइप की है, सेमी एरिड सैंडी सॉइल, उसमें भी खूब उगता है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है सॉइल वाले मुद्दे पे इस पर। इसके बाद आता है इसकी फिनोलॉजी कि इसके साथ होता कब क्या है। देखो ये डेसिडुअस पेड़ है, जनरली जब अपनी गर्मियाँ आती हैं उस टाइम पे इसकी पत्तियाँ झड़ चुकी होती हैं, और देखो लीफ फॉल जो है वो अप्रैल के आसपास हो चुका होता है जनरली, और उस टाइम पे पेड़ पे ये पॉड जो हैं वो लगी होती हैं। और उस टाइम पे गर्मियों में जब हम लोग छोटे थे तो खेतों की रखवाली करते थे गाय वगैरह से, तो कई बार इन पेड़ों के नीचे से निकलते थे, तो इनके जो कांटे हैं वो झड़ चुके होते हैं उस टाइम पे, तो ये पैरों में चुभ जाते थे। तो उस टाइम पे इनकी कुछ नहीं होता था, बिल्कुल साफ पेड़ खड़े हुए हैं, सब कुछ झड़ चुका है, ब्रांचेज भी झड़ जाती हैं, नीचे पूरे कांटे कांटे फैले हुए होते थे और हम लोगों के पैरों में घुस जाते थे, फिर 4-5 महीने ऐसे ही लंगड़ाते रहते थे। दूसरा, इनकी जो पॉड है उसी टाइम पे जो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें कुछ खाने को रहती नहीं है, उसी टाइम पे इसकी जो पॉड्स हैं ये नीचे गिर जाती थी। तो जो अपनी बकरियां होती हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो बकरियां हैं ये जनरली सबसे बेस्ट फूड सोर्स का ये रहता ही है, तो मस्त तरीके से यहाँ पर पूरी खाती रहती थी। तो यहाँ आपको अगर सिल्वीकल्चर के हिसाब से देखें तो आपको बताया था हार्ड कोट जो सीड डॉर्मेंसी में हार्ड कोट की वजह से जो होती है वो इसमें होती है। तो जो बकरियाँ ऐसे खाती थी वो उसे मुँह से बीच में दांत जो है उसे क्रैक कर देती थी, और इसके बाद जब वो उसे निगल देती थी या बाहर फेंक देती थी माउथ से, तो आराम से जर्मिनेट हो जाता था। तो बारिश के टाइम पे फिर ये जर्मिनेट हो जाएगा। फ्लावरिंग कब होगी इसकी, पहले होती है जनवरी के आसपास, जनवरी से मार्च के आसपास फ्लावरिंग हो जाती है। फ्रूटिंग जो है उसी टाइम पे मार्च अप्रैल, ये अप्रैल जो है उसके टाइम पे फ्रूटिंग हो चुकी है इसकी, और फ्रूटिंग जो है वो लगभग मैच्योर हो चुकी होती है जून जुलाई के आसपास। फिर जैसे ही मानसून आया ये जर्मिनेट हो गए। तो फिनोलॉजी में ये अपने वही है कि पत्तियाँ कब गिरेंगी, फ्लावरिंग कब होगी, फ्रूटिंग कब होगी, और मैंने डेसिडुअस ट्री है, मीडियम साइज का है। अगर शेप की बात लिखनी हो तो ब्रूड शेप इसका क्राउन होता है। जो क्राउन है इसका पेड़ अगर देखोगे तो इस टाइप का थोड़ा ब्रूड शेप का होता है। ज़्यादातर में हमें क्राउन वगैरह को लिखने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है।
अब बात आती है सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स की। सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखो कि जैसे बबूल का यहाँ पर कोई पेड़ था, इसे काट दिया तो यहाँ से बहुत सारे कोपाइस निकल गए। तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कोपाइसर या गुड कोपाइसर था। कहाँ है? सेमी एरिड रीजन में है, तो इसे ड्राउट की कोई समस्या नहीं है। फ्रॉस्ट राजस्थान में खूब पड़ जाती है तो फ्रॉस्ट की दिक्कत नहीं है। लाइट डिमांडर है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट है, ड्राउट हार्डी है, गुड कोपाइसर है और रूट सकर भी अच्छा खासा होता है इसमें। रीजनरेशन की बात की जाए तो अपन एक तो सीड से और कोपाइस से, क्योंकि कोपाइस है तो वो तो पूरे तरीके से यूज किया ही जाता है। कोपाइस और रूट सकर भी आप यहाँ पर तीसरा तरीका है, रूट सकर लिख लो। तो सीड है, कोपाइस है और रूट सकर। आर्टिफिशियल में करेंगे तो हम आर्टिफिशियल जनरली सीड अपने यहाँ का प्लांट है तो थोक के भाव में हमें लोगों को सीड मिल जाते हैं, तो हम ये कोपाइस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, सीधे सीड छिड़क देते हैं और आराम से ग्रो कर जाता है। जर्मिनेशन परसेंटेज इसका काफ़ी अच्छा है। अब आता है यूजेज। तो बबूल को जो है जनरली हम एक तो यूज करते हैं फ्यूल वुड के लिए, क्योंकि इसमें जो कैलोरी वैल्यू है इसकी वो शायद है 5000 के आसपास, 5000 किलो कैलोरी पर कुछ है केजी, इस टाइप की कुछ है, यानी कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग अच्छा एक गुड फ्यूल वुड है। दूसरा है जो अपने फार्म इम्प्लीमेंट हैं, खासकर जो है जैसे एक्सल है, ये पहिए हैं, इन्हें इस टाइप की लकड़ी ज़रूरत होती है जो रफ टफ हो, तो वो हम यहाँ पर फार्म इम्प्लीमेंट वगैरह हैं अपने, जैसे कि यहाँ पर जो फार्म इम्प्लीमेंट्स हैं उन्हें बनाने में इसे काम कर लेते हैं। इसकी जो पत्तियाँ हैं और पॉड है वो फुडर की तरह काम करते हैं, तो फुडर हो गया, फ्यूल वुड हो गया, टिम्बर हो गया। यहाँ पर और चीज़ छूट गई है, एक है गम। इसका जो गम होता है उसे भी हम लोग लड्डू बनाने में काम करते हैं, लड्डू खाते ही हैं। और एक है टेनिस, ये टेनिन, तो इसकी बार्क और पॉड से टेनिन मिलता है और उस टेनिन का यूज करते हैं हम जो लेदर है उसकी प्रोसेसिंग में। तो ये टेनिन इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छा सोर्स है। स्पेशली इसकी बार्क से टेनिन जो मिलता है वो सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा कोई अदर यूज है नहीं, बार्क फेंक देते हैं, तो टेनिन निकाल के उसका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस अच्छा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वो है खैर, अकेसिया काटेचू। वो भी इसी चंबल वाले रीजन में ग्रो करती है मेनली, जहाँ पर ये अपना बबूल काफ़ी अच्छा खासा डोमिनेंट है। अब खैर की बात आती है तो आपने देखा होगा खैर का जनरली जो हम पान में कत्था लगाते हैं वही है, और मैन प्रोड्यूसिंग रीजन जो अपने चंबल के जो रेवाइंस हैं वही एक मैन प्रोड्यूसिंग रीजन है। ऐसा नहीं है कि केवल ये इसी रीजन में ग्रो करता है, पहले हम इसकी स्पीसीज को समझ लेते हैं। जनरली ये पूरे ही रीजन में ग्रो करता है, कहीं बंधा हुआ नहीं है। अगर नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ में जो स्पीसीज डोमिनेंट है वो है अपनी अकेसिया काटेचू, साउथ में है वो अकेसिया चुंड्रा, और ये जो अपना आसाम वाला रीजन है या इधर की जो तराई रीजन है यहाँ पर कटेचुनॉइड्स एक और स्पीसीज है, अकेसिया कटेचुनॉइड्स। तो यहाँ 3 स्पीसीज हैं जो इसकी अलग अलग रीजन में डोमिनेंट है, लेकिन होता पूरे में है। यूटिलाइजेशन को हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका। हम लोग क्या करते हैं कत्था बनाने में, ये जो कत्था है उसी में क्या करते हैं, अगर उससे टैनिक एसिड को निकाल दें तो फिर उसे बोलने लगते हैं हम कटेचिन। तो एक्चुअल में जो हम लोग खाते हैं वो हम कटेचिन खाते हैं, ना कि कत्था। कत्था पुराने ज़माने में खाते थे, क्योंकि पुराने टाइम पे क्या है कि जो कत्था बनाया इन्होंने फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में बताया गया था कि अपने जो लकड़ी है इसकी जो हार्डवुड है उसे छोटे छोटे पीस में चॉप करके बॉयल कर लेते हैं मावा की तरह, और फिर बाद में जब उसका पूरा एक्सट्रैक्ट जो है लकड़ी का वो पानी में आ जाता है तो लकड़ी को बाहर निकाल देते हैं, जो चॉप है जो पीसेस है उन्हें बाहर निकाल देते हैं, और जो पानी है फिर उसे मावा की तरह बॉयल करके ओट के ये जमा दिया जाता है। तो उस टाइम पे इसे बोलते थे कत्था। उस टाइम पे पुराने टाइम पे कत्था को थोड़ा प्रोसेस करने के लिए जो अपने कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ होते हैं, जो गांव में कंकड़ बोलते हैं, उन कंकड़ों को इसमें डाल दिया जाता था। तो कंकड़ क्या करते थे, कैल्शियम कार्बोनेट इससे कटेचिनिक जो एसिड था उस एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता था, तब वो कहीं जाके हमें कटेचिन मिल पाता था। लेकिन उससे क्या है कि वो एसिड बर्बाद हो जाता था, उसका कोई कॉस्ट हमें जो कीमत है वो मिलती नहीं थी। तो कटेचिन थोड़ा महंगा सौदा था, लेकिन आजकल केमिकली हम वो कटेचिन को वो जो एसिड है वो निकाल देते हैं तो हमें कटेचिन मिल जाता है, और जो हम लोग खाते हैं वो कटेचिन ही है। तो एक तो ये अकेसिया कटेचू का जो हमारे लिए यूज है वो कत्था और कटेचिन दोनों ही निकाल लेते हैं हम लोग आजकल। तीसरा इसका जो टिम्बर है, तो हमारे यहाँ जो तरह ही अपना चंबल वाला रीजन है, इसका हम लोग जो घर में फर्नीचर बना रहे हैं, फार्म इम्प्लीमेंट है, वो सब में बनाने में काम करते हैं। घरों में जब शादियां होती हैं तो बीच में मंडप लगता है, उसमें भी हम लोग इसे खैर को यूज कर लेते हैं।
लीफ फोडर है, पॉड वगैरह है, तो उनको भी ये इसी की पत्तियों को वहाँ पर भी यूज कर लिया जाता है। अब देख लेते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिक चीज़ें आपको हो ही चुकी हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस रीजन में है, जो अपना पूरा इंडिया ही दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन में अगर क्लाइमेटिक, रेनफॉल, टेम्परेचर वगैरह चीज़ें लिखनी हो तो आपको जो नॉर्मल अपने बबूल की है उन्हें आप लिख दीजिए, काम अपना हो जाता है। फिनोलॉजी बिल्कुल बबूल की जो है वो कॉपी है, ये साथ साथ में ग्रो करती हैं। तो जनरली लीफ फॉल अपना उसकी जो जनवरी फरवरी जो अपने होती है उसी टाइम पे इसकी लीफ फॉल करवा दीजिए। न्यू लीफ अपीयर जून के आसपास, जब बारिश आ जाएगी तभी पत्तियां इसमें आएंगी और तभी बबूल में आती है। फ्लावरिंग जो बबूल की है उसी टाइम पे होगी, फ्रूटिंग जो बबूल की है उसी टाइम पे अपनी इसकी फ्रूटिंग हो जाती है। कोई पीरियड जो है वो फिक्स नहीं होता है, जनरली 3 मंथ का जो पीरियड है वो कंसीडर किया जाता है, चाहे फ्लावरिंग हो या फ्रूटिंग, क्योंकि लोकेलिटी के हिसाब से वेरिएशन हो जाते हैं उनमें। तो ये अपना जो फ्रूटिंग है वो अप्रैल मई के आसपास आप फ्रूटिंग लिख सकते हैं, यही अपने बबूल में है। सिल्वीकल्चर कैरेक्टर बिल्कुल कॉमन से हैं, गुड कोपाइसर है, लाइट डिमांडर है, फ्रॉस्ट और जो ड्राउट है उसका फेयरली रेजिस्टेंट उसमें है, क्योंकि इस रीजन में होता ही रहता है। हैवी फेस ब्राउजिंग वगैरह का एक प्रेशर इस पर होता ही है। नेक्स्ट है इसमें अपने नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजनरेशन, वो अपने बिल्कुल सीधे सीधे से कॉमन सी चीज़ है। यहाँ पर अपना जो खैर है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हम लोग 4 स्पीसीज को देख चुके हैं। एक देखा है सेंटिलम एल्बम, दूसरा मेलाइना अर्बोरिया, तीसरा अकेसिया कटिचू और चौथा अकेसिया नीलोटका। इसमें आगे बचता है अपना डेलवर्जिया सिसु, प्रोसोपिस, जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है जिसे खैर नहीं, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जिसे दखनी बोला जाता है यहाँ पर, और प्रोसोपिस सिनेरेरिया जिसे खिजड़ी बोला जाता है। खिजड़ी राजस्थान के जो सेमी एरिड रीजन में ग्रो कर रहा है, तो खिजड़ी भी ये अपने बबूल से ही मिलता जुलता है, तो आप खिजड़ी को उससे पढ़ लीजिए। डेलवर्जिया सिसु और डेलवर्जिया लैटिफोलिया इंपोर्टेंट स्पीसीज है, ये अपने यूपी के जो पेनिनसुलर रीजन ग्रो है उसमें ग्रो करती हैं। यूपी से लेकर के अपना महाराष्ट्र तक या आराम से ग्रो करता है। इनमें एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज नीम भी है, नीम को ज़रूर देख लें, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि नीम आजकल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग नीम कोटेड जो यूरिया है उसका डे बाई डे यूज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर अपना नीम तक का काम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो अपना एक पार्ट बचता है वो है अपने कॉनिफर्स का। एक बार कॉनिफर्स को और समझ लेते हैं, वैसे काम हो गया, वो भी 5-10 मिनट का है।